कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि राना लेगा ये ज़माना, तेरा नाम लेगा ये ज़माना। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब। आज बड़ी खुशी है मुझे कि यहाँ आपके बीच में इस इतनी ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन में मेरे आने का मौका मिला। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैं आज ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से बोल रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, हाउ डू वी बिल्ड रिलेशनशिप्स, how do we not only build them, maintain the relationships? How do we enjoy our relationships? चाहे वो रिलेशनशिप माँ बेटे की हो, पिता पुत्र की हो, पति पत्नी की हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की हो, जो भी रिलेशनशिप आज संसार में है उसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ा हमारी टीम ने जो इस पैकेज बनाया है इसके विषय में आइए देखते हैं। हम अपने पूरे जीवन में कितने लोगों से मिल पाते हैं? 10,000, 20,000, 1 लाख? और इन 1 लाख लोगों में से हम कितने लोगों से सही मायने में जुड़ पाते हैं? ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें कुछ लोगों से जोड़ती हैं और कुछ से नहीं? वो कौन सी अलग या खास बात है जो लोगों को हमारी तरफ खींचती है? इन सवालों का जवाब है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप, मतलब एक ऐसी कला जो आपको लोगों के साथ जुड़ने में मदद करती है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना कि उनका जीवन। हम हर दिन अलग अलग लोगों से वाकिफ होते हैं और इनमें से कुछ लोगों से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं किसी अजनबी से इस तरह मिले कि वो आपका सबसे अच्छा जानकार बन जाए। जिंदगी में बहुत बार ऐसे तजुर्बे होते हैं कि हम किसी अनजान आदमी से मिले, किसी फंक्शन में, किसी 1 to 1 भी मिले, तो भी आप पहली बार मिले हैं उस आदमी से, या तो आपको वो आदमी बहुत भा जाता है, आप उसको एकदम से पसंद करने लगते हैं, और ऐसा भी होता है कि आप सीधा कहते हो नहीं यार ये आदमी ठीक नहीं, या ये महिला ठीक नहीं है। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उससे कभी मिले नहीं, कभी उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो भी आपके मन में उसके प्रति आकर्षण होता है, या फिर नहीं, आई विल नॉट लाइक टू मेक अ फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। ऐसा होता है क्या? बहुत बार होता है। ये क्यों होता है? कभी कभी सोचा हमने, हम उस आदमी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके बारे में कुछ अच्छा है बुरा है कुछ नहीं जानते, वो आदमी वेल ड्रेस्ड भी है, दिखने में भी ठीक ठाक है, फिर भी हम कहते नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद। ये एक ऐसी चीज़ अक्सर होती है। और वो क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं, चाहे भले ही हाथ ना मिलाया हो, फिजिकली टच ना किया हो, कि फिर भी हम एक दूसरे के पास अपनी एनर्जी उसके पास भेजते हैं, उसकी एनर्जी अपने पास लेते हैं। कुछ ना कुछ वाइब्रेशन वहाँ से हमें मिलती है, हमारी वाइब्रेशन उनको मिलती है। कुछ मन में सोच होती है, और यदि आपको आदमी पसंद आता है तो आपके अंदर शरीर में एक सेंसेशन ऊपर से लेके नीचे तक चलती है, जो सुखद सेंसेशन होती है। वो सेंसेशन जो होती है उसको हम पसंद करते हैं, इसलिए हमको आदमी पसंद है। एक्चुअल आपने अपनी सेंसेशंस को पसंद किया, लेकिन हमको वो अपनी सेंसेशन पहचानी नहीं जाती, क्योंकि हम अपने आप को
इतना ट्रेन नहीं किए हुए हैं, इतने एक्टिव माइंड हमारा नहीं रहता है कि हम वो सेंसेशन जो हमें अच्छी लगती है इसकी वजह से हम उस आदमी को पसंद करते हैं, लेकिन हमें कहते हैं यार वो आदमी पसंद आया। और इसी तरह से अगर कोई पसंद नहीं आए तो आपके सेंसेशन जो हैं वो दुखद सेंसेशन आपको चलेगी शरीर में। यू विल नॉट लाइक दैट सेंसेशन एंड दैट्स व्हाई यू से आई डोंट लाइक दिस पर्सन। कभी करके देखिएगा एक्सपेरिमेंट। आपको अभी तक क्या लगा? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में? सर मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप बहुत हंस रहे हो या खुश मिजाज हो तो दूसरा वाला भी आपसे बात करने के लिए बहुत हैप्पी हो जाता है। तो आई थिंक हंसना और खुश रखना दूसरे को हंसना और हंसाना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सर आई थिंक किसी के रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अगर आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, अगर आप उसका नाम लेके बात करेंगे तो वो ज़्यादा मुखातिब होकर आपसे बात करेगा, और उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो उसको बड़े ध्यान से टाइम लगा के एम्पैथी के साथ अगर वो सुनेंगे तो आई थिंक एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। राष्ट्रीय, आपने जो रिश्तों के नाम दिए, आपने माँ बेटे उदाहरण जो दिए तो वो जाने माने उदाहरण हैं। और मैं सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी में, व्यावहारिक ज़िंदगी में हम इतने सारे लोगों से मुखातिब होते हैं पर हम उनसे आँख नहीं मिलाते हैं। चाहे गेट पे दरबान खड़ा हो, मेरा ड्राइवर हो, उसकी शख्सियत मैं सिर्फ उसके प्रोफेशनल उससे कर लेती हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि नाम से वाकिफ़ होना, तो हम कदर नहीं करते बहुत सारे लोगों की। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा, वेरी गुड। देखिए एक समय था, जैसा आपने कहा, एक समय था, मैंने अपना देखा है और आपके अंदर कोई बीच में लोग गांव के थोड़ा ज़िंदगी जानते हो तो आज भी गांव में है। अगर गांव का कोई भी आदमी पूरे गांव को अपना परिवार समझता था, एक समय था और आज भी है। यहाँ तक कि अगर एक गांव की लड़की शादी करके दूसरे गांव, दूसरे शहर में चली गई और इस गांव का कोई व्यक्ति उस शहर में चला गया तो वो उस लड़की से मिलने ज़रूर जाएगा कि मेरे गांव की बेटी है, उस घर में रहती है, उसको जाके 5 रुपया दे के आएगा, 10 रुपया दे के आएगा। वो रिलेशनशिप्स थी। आज क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी भागदौड़ ज़िंदगी में हो गई है, इतना हम स्ट्रेस में जीते हैं कि अपनी खुद की सुध बुध नहीं रहती। और इस वजह से मैंने इसलिए आपको ये कहा, माँ बाप का रिलेशनशिप, भाई बेटे का, भाई भाई का रिलेशनशिप, उनमें भी टेंशन्स हैं, उनमें भी दरार्स हैं, वो भी ठीक से नहीं चल रही है। वो क्यों नहीं चल रही? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ गई है, ट्रांजैक्शनल हो गया है सब। एक बिल आया पार्लियामेंट में, वो बिल क्या था कि यदि कोई बच्चा, लड़का लड़की किसी भी उम्र का है, अगर उसके माँ या बाप उनको तंग कर रहे हैं, परेशान करते हैं, तो वो लड़का जाके पुलिस स्टेशन में बच्चा कंप्लेंट बाप के खिलाफ कर सकता है। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में तब्दील हो गया बाप बेटे का रिश्ता। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। अब ये किसी ने सुझाया, हमने बड़े उसको अपोज किया कि ये गलत है। ये आप अमेरिका का एक कानून उठा करके यहाँ ला रहे हैं। वहाँ उस कंट्री में यानी 60 to 70% शादियाँ डिवोर्स में एंड अप होती, पहली शादी। दूसरी शादी भी 30% डिवोर्स में कन्वर्ट होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पे बाप ड्रग लेता है, वो मारता है बच्चे को। सौतेला लड़का होगा, सौतेली लड़की होगी, उसको मारता है, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। अब आप उसको लेकर के यहाँ लाके इस समाज को थोप रहे हो, जो कि बाप अगर डांटता भी है, माँ डांटती भी है आपको, तो आपके भले के लिए डांटती है। हमारे ख्याल से रिलेशनशिप बनाने के लिए, किसी से बनाना चाहें तो हमें उसके लेवल पर आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम ड्राइवर से अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहें तो मुझे ड्राइवर से ही उसी सरल भाषा में बात करना चाहिए।
तो ये इस पे बारे में मेरे ख्याल सभी लोग एग्री करेंगे। सर परेशानी वहाँ आती है जो आप जैसे ऊंचे रुतबे लोगों से रिलेशन बनाना हो तो बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि नीचे आना बहुत आसान होता है, ऊपर आना मुश्किल होता है। आई डोंट नो नीचा और ऊंचा का परिभाषा भी क्या है। माफ़ी चाहता हूँ मैं, आज के दिन हम धन से, पैसे से, रुतबे से, किस जगह पे क्या है, आप किस पद पे है, सामने वाला क्या है, उससे हम ऊंचा नीचा बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो वही आपने रिश्ते पर कैंची लगा दी। आखिरकार तो अगर आपका ड्राइवर भी है तो वो भी इंसान है, उसको भी ठंड लगती है, उसको भी गर्मी लगती है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी प्यार चाहिए जितना हमें चाहिए। तो खैर अगर उस एक आदर्श चीज़ में ना भी जाएं तो भी मुझे ये पता है कि अगर आपको अपने से नीचे रुतबे वाले, नीचे के आदमी से अगर रिश्ता बनाना है तो आपको उसके लेवल पर नीचे आना पड़ेगा। अपने से ऊंचे वाले का तो उसका निर्भर करता है उसकी कितनी ईगो कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी ईगो होगी मुझे लगता है कि आप भी उससे रिश्ता नहीं बनाना चाहेंगे। पहले ऐसा होता था कि हम लोग जो जाना पसंद करते थे अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना पसंद करते थे, जैसे जो मामा है, खाला है, बुआ है, उनके यहाँ जाना पसंद करते थे। लेकिन अब क्या है, अब पसंद करते हैं हम मॉल्स में जाना, कि कहीं हम ऐसा जगह जाएं जहाँ पर हमारे कोई ये इस तरह के रिलेटिव्स ना हो। हम जो है वो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होने लग गए हैं। अगर देखें तो पहला एक समय था, कुछ हद तक अभी इस देश में तो फिर भी है, क्यों डाइवोर्सेस कम होते हैं हमारे देश में। अगर इस बात के ऊपर थोड़ा गहराई से सोचेंगे अगर आप, तो जब शादी होती है, रिश्ता आपस में होता है दो परिवारों का, दोनों तरफ से रिश्तेदार, फ्रेंड्स, मिलने जुलने वाले सब उसमें भाग लेते हैं। और जब भी कहीं आपस में लड़का लड़की में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, समाज पूरा इकट्ठा होकर आ जाता है उसको समझाने के लिए, क्योंकि ओनरशिप जो उस शादी की थी वो पूरे समाज ने ले ली थी। जिस वक्त वो शादी हो रही थी सब लोग उसके विटनेस थे। अब वो आज एक ऐसा युग भी आ गया कि वो कोई आदमी कहता है वो मोहल्ले के बुज़ुर्ग को भी तू कौन, मैं खाम खा, तू कौन है, मेरा झगड़ा हो रहा है, होने दो। तो आजकल जल्दी से लोग बीच में आते भी नहीं हैं, कोई बुलाते भी नहीं हैं। लेकिन आज का विषय यही है कि किस प्रकार से हम इससे निकलें, और इतना भी अगर सोच लें कहीं ना कहीं किसी बैक ऑफ माइंड कि अगर रिश्ते मेरे होंगे 20 लोगों से, लेकिन कुछ रिश्ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दुख सुख में काम आए। इस विषय के ऊपर थोड़ी और चर्चा करने से पहले मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जिसको मिलकर आपको अच्छा तो लगेगा ही और कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। हमारे बीच में हैं ओंकार नाथ जी। इनको मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं लोग। इनके बारे में ज़रा देखें कि ये क्या करते हैं दिल्ली में रहते हुए। मानव जीवन का उद्देश्य है दूसरों की मदद करना। आता है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकती हैं? राजधानी दिल्ली में एक ऐसे बाबा हैं जो घर घर जाकर लोगों से दवाइयाँ मांगते हैं ताकि उन दवाइयों से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। मेडिसिन बाबा के नाम से मशहूर ओंकार नाथ दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के मंगलापुरी में रहते हैं और यहीं से अपनी मुहिम चलाते हैं। आप हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए तक की दवाएं जमा कर जरूरतमंद लोगों को देते हैं। पब्लिक में अवेयरनेस जगानी है, भाई बच्चे दवाइयाँ दान में नहीं कि कूड़ेदान में। मेडिसिन बाबा का एक सपना गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो अपना।
मेडिसिन बाबा को मेडिसिन बैंक चलाने की प्रेरणा लक्ष्मीनगर में मेट्रो के एक निर्माणाधीन पुल के गिर जाने के हादसे के बाद मिली। आप सभी लोगों से आग्रह है कि दुर्घटना स्थल के आसपास मत आए। इस हादसे में मेडिसिन बाबा ने महसूस किया कि जो मरीज पैसों के अभाव में दवाएं नहीं खरीद पाते, उनके लिए वो लोगों के घर घर जाकर दवाइयां जुटाएंगे। उस वक्त एक दिमाग में शौक लगा था कि यार ये बड़ा गलत हो रहा है। एक तरफ दवाई के अभाव में आदमी मर रहा है और दूसरी तरफ दवाइयाँ सब डस्टबिन में जा रही हैं। बची दवाइयां दान में न कि कूड़ेदान में की सोच रखने वाले ओंकारनाथ कहते हैं कि वो लोगों से भीख में दवाइयां नहीं, जरूरतमंद लोगों की जिंदगी मांगते हैं। मैं आपको स्टेज पे बुलाऊं उससे पहले बताऊं कि 6 बजे सुबह निकल जाते हैं अपने घर से, और आपने फिल्म में कुछ नोटिस किया कि नहीं, 12 साल की उम्र में इनकी एक एक्सीडेंट की वजह से, कार एक्सीडेंट में क्रिपल हो गए थे पाँव से, आपने देखा होगा, पर फिर भी आज ये 5 से 6 किलोमीटर रोज़ चलते हैं अपना ये काम करते हुए। मेडिसिन बाबा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, ऊपर आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने पर। जो मेरे दर्शक घर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे उनको? मैं तो सबसे पहले कहूँगा ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है समाज के काम करने के लिए। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म में और कोई नहीं समझ सकता। बाकी लक्ष्य एक ही है कि हम जो दवाइयाँ कचरे में डाल रहे हैं, और ये नहीं कि दवाइयाँ दे रहा हूँ, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, नेमोलाइजर, सेक्शन मशीन, व्हील चेयर, वॉकर, फिजियोथेरेपिस्ट, गुड्स, और तो और एक इतनी सी मशीन होती है तो 50-60 हज़ार से शुरू होती है। ऑक्सीजन कंसेशन मशीन, जो पेशेंट अराउंड द क्लॉक ऑक्सीजन, वो भी बाबा के पास फिर गरीबों के लिए। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं गरीब आदमी को जितनी भी सेवा करूँ बहुत कम है। बहुत अच्छा। आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे मेडिसिन बाबा से? हम लोग अगर मेडिसिन डोनेट करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? देखिए, medicinbaba.in पर देखेंगे आप, नाम का, घर, पता, एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। पर सब बड़े दुख की बात है कि एड्रेस चेंज होता रहता है, क्यों मैं किराए के झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, मेरा अपना कोई मकान नहीं है। अभी भी मैं उत्तम नगर में हूँ और उसके बाद पास में दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये वेबसाइट आप देखेंगे medicinbaba.in, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। काम कर रहा हूँ, और जैसे अभी एक फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप की बात आ रही, अरे मेरे तो अथाह दोस्त हैं, एक नहीं, किसी मरीज को जो कोई जान पहचान नहीं, लावारिस से उसका सर पर हाथ फिर दे प्यार से, बाबूजी आपको डॉक्टर ने कोई पर्ची तो नहीं लिखी? उसने कहा बाबूजी लिखिए। मैंने कहा मुझे दे दो भैया। उसने दिया, उसके दवाई पहुंचा दी। उससे अथाह खुशी, इतनी कि दुआ मिलती, इतनी दुआ मिलती, भगवान हो तब वही एनर्जी आज मेरे पास है। बाकी इस वक्त तो चल ही नहीं सकता मैं। 80 साल में कोई कहता है बहुत अच्छा, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अरे आप मेरे से बड़े हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वापस अगर उस रिश्ते की कड़ी को वापस उठाएं, आपके कोई प्रश्न क्या हैं? मेरा सवाल ये है कि जो सोसाइटी क्लास डिवाइडेड है, बड़ी मछली छोटी मछली को अल्टीमेट एनालिसिस में खाती है, तो इस क्लास डिवाइड को ब्रिज करने के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में जो शादियां होती हैं वो एक तरह से सोशल ओनरशिप के तहत होती हैं, यानी कि उससे रोमांस की अपेक्षा कम होती है, जैसा कि वेस्ट में रोमांस की अपेक्षा होती है। यहाँ पर वो रिश्ता निभाने की बाध्यता होती है। तो इन दोनों में से आप किसको श्रेष्ठ कहेंगे और क्यों? और तीसरा सवाल है, आपने कहा कि माँ बाप और बेटे के बीच रिलेशनशिप केवल इसलिए ख़राब हो रहा है कि माँ बाप की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, माँ बाप तो अपने बेटे के प्रति, औलाद के प्रति बड़े उदार होते हैं। वो कुछ भी ना बने, सब कुछ सेक्रीफाइस, वो एक्सपेक्टेशन जरूर रखते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन ना बनेगा तो अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं मोहब्बत। तो ये रिलेशनशिप जो डैमेज हुई है वेस्ट में, क्या हिंदुस्तान में उसका यही कॉन्टेक्स्ट है? हम उसे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कह सकते हैं परिभाषा के स्तर पर? ये क्लास डिवाइड भी हमारा बनाया हुआ है, और क्योंकि हमने रिश्तों को ट्रांजैक्शनल बना लिया है, उस वजह से क्लास डिवाइड भी हो गया है। अब जहाँ तक दूसरा आपका प्रश्न रहा कि मैं
कौन सी शादी को अच्छा मानता हूँ, रोमांस वाली या समाज द्वारा की गई। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरी शादी समाज ने की और मैं खुश हूँ। अब अगर रोमांस किया होता और वो शादी करता तो शायद कमेंट कर सकता। तीसरी बात, आपने कहा कि माँ बाप का रिश्ता तो पवित्र रिश्ता है, सही बात है, लेकिन आज के युग में मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं, माँ को तो नहीं होती एक्सपेक्टेशन। माँ का रिश्ता एक मुझे लगता है कि बहुत ही पवित्र और हर चीज़ से हटके है, हर चीज़ से परे है। लेकिन ऐसे पिता मैंने बहुत देखे हैं, जब उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनता तो उसको गालियां देते हुए हमने सुना। एक्सपेक्टेशंस पिता बनाता है, ये बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि साधारण और 100% लोग ऐसे हैं या 90% लोग ऐसे हैं, लेकिन 10% भी पिता अगर अपना एक्सपेक्टेशन बच्चे से बनाते हैं तो वो रिश्तों में दरार वहाँ आती है। मेरा इतना ही कहना। सर, एज यू अर्लियर टेल कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको उसके साथ लेवल पे जाना पड़ता है। जैसा आपने बताया कि कोई बंदा है, अगर वो ठर्रा भी ले रहा है तो उसके साथ हमको शायद ठर्रा भी लेना पड़े कभी कभार। बट सर, सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स या आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो उस चीज़ के लिए हमारे लिए बाउंडिंग क्रिएट करता है कि जैसे हम किसी के साथ रिलेशन बनाना भी चाह रहे हैं, वो हमारे लेवल का नहीं है। अगर हम लेवल में भी जाना चाहते हैं तब भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको फेस करने के लिए पेरेंट्स मना करते हैं, सोसाइटी मना करती है। तो सर, हम उस तरीके से रिलेशन कैसे बना सकते हैं सर? फिर उसमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? नहीं, ये तो देखिए समय रिश्ते पर निर्भर करता है। कहाँ समाज, कहाँ परिवार आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। मुझे हर परिवार की अपनी एक कहानी है। मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी के परिवार पर किसी बात पर कमेंट कर सकूं, लेकिन यदि रिश्ता एक पवित्र सोच से सही तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई समाज या कोई परिवार उसको रोकता। अब अगर केवल ऊंच नीच के भरोसे अगर कोई आपका परिवार रोकता है तो परिवार को समझा सकते हैं। आप में भी क्षमता होनी चाहिए अपने परिवार को समझाने की। इसीलिए कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए। अगर परिवार के अंदर आपस में कम्युनिकेशन होगा तो रिश्ते टूटेंगे नहीं, उसमें कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन आज के दिन में क्या हो रहा है, आप घर में डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, बेटा अलग मोबाइल पे लगा हुआ है मैसेज देने के लिए, बेटी अलग लगी हुई है, आपस में बात ही नहीं करते हैं। आप डिनर टेबल पे बैठ के भी घर में सब मोबाइल, सोशल मीडिया में लगे हुए हैं। आप माँ बाप, पिता भी कई काम करते होंगे, वो आते हैं थके हारे, तो आप उस समय शायद आप सो रहे होते हैं। तो कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि कम्युनिकेशन है नहीं परिवार के अंदर। जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो रिश्तों में स्ट्रेस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने अपने मन में कुछ चीज़ बना ली कि मेरे पिता ने आज सुबह ये बात कही, अरे उनको ये नहीं कहना चाहिए था, बुरा लगा आपको, आपने अंदर मन में रख लिया, उसको गांठ बांध ली अंदर, उनसे वापस कम्युनिकेशन नहीं किया कि पिताजी आपने क्यों कहा इस बात को। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते को बनाने में, किसी को जोड़ने में। मेरे विचार में आज ह्यूमैनिटी को या कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने में रिलीजियन का जो नैरो सोच है वो जिम्मेदार है। आज जितनी किलिंग्स हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, रिलीजियन इज़ द बेसिक फैक्टर। रिलीजियन ने जो है हमें डिवाइड कर दिया है, क्योंकि रिलीजियन का नैरो अप्रोच हमारा रहता है कि रिलीजन क्या है। इसका जो सॉल्यूशन है वो है स्पिरिचुअलिज्म। ईश्वर एक है, मैं उसको खुदा कहता हूँ, दूसरा उसको भगवान कहता है, तीसरा उसको गॉड कहता है। हमें रिलीजन से ऊपर उठना पड़ेगा और ईश्वर एक है। मेरे और आप में, सब में वही आत्मा विराजमान है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये जो
हम कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है। ये हमारे अपने अपने विचारधारा हैं, अपने अपने वे ऑफ इबादत करने के एक रास्ते हैं, समाज में जीने के एक तरीके हैं। धर्म सार्वजनीन होता है, धर्म किसी का अकेले का नहीं हो सकता। यदि एक हिंदू को गुस्सा आएगा तो वो अपना नुकसान गुस्से में करेगा ही करेगा। वो कुदरत जो है वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है, बड़ी पूजा करता है, इसलिए इसको गुस्सा आया है तो इसको नुकसान ना करूं। इसको अगर ये अगर व्यभिचार कर रहा है तो वो नुकसान अपना करेगा ही करेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई, कोई भी हो। तो धर्म सार्वजनीन होता है। हमने धर्म को समझा ही नहीं। पहले तो धर्म को समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस पे आगे चलना पड़ेगा। चलिए, मैं एक हमारे यहाँ बीच में गेस्ट हैं जिनको आप मिलकर सब लोग खुश होंगे। ही इज़ ए साइकेट्रिस्ट and a public health expert who has devoted his career for 35 years to public service and academics and science. अब इन्होंने शाहदरा का जो मेंटल हॉस्पिटल था उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको वन ऑफ द बेस्ट मेंटल हेल्थ फैसिलिटी ऑफ द कंट्री क्रिएट किया। एंड ही हैज़ अ लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सपर्टीज इन काउंसलिंग, साइकोथेरेपी एंड इंडिविजुअल्स एंड कपल्स, फैमिलीज। शायद उनसे पूछेंगे हम, शायद वो हमारे को आज की समस्या का कुछ हल बता सकें। तो मैं बुलाता हूँ डॉक्टर निमिष जी देसाई, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। आइए, आप कुछ तरह डिटेल में बताना चाहेंगे कि कैसे आपने किया ये सब चमत्कार और हमको क्या कहना चाहेंगे? मैं चर्चा सुन रहा था आपने जो अभी कंडक्ट की। जो आज का विषय है उसके बारे में अगर संक्षेप में पहले टिप्पणी की जाए, मानव इतिहास में हर पहलू में रिश्तों का महत्व रहा है, ये हम सब समझते हैं। शायद जो बात अब तक नहीं हो पाई है और वो ये है, इतिहास और विज्ञान हमें, समाज विज्ञान और मनोविज्ञान हमें ये सिखाएगा कि मानव रिश्तों में बदलाव आते रहना भी आम है। जैसे सामाजिक ढांचा बदलेगा, तकनीकी विकास होगा, रिश्ते बदलेंगे, रिश्तों की अहमियत और गहराई बदलेगी, रिश्तों के जो तरीके हैं वो बदलेंगे। तो हमें इस बदलाव के साथ कोप करना है, बदलाव के साथ कोप करना वो ज़रूरी है। आपने डॉक्टर चंद्र साहब एक हिंट किया था बीच में, जिसमें मैं थोड़ा और विस्तार में कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी में जो भौतिकवाद चल पड़ा है, जो मटेरियल सक्सेस और प्रोफेशनल एक्सेलेंस और सक्सेस की जो धारा चल पड़ी है, जो बहुत अच्छी अपने आप में, इसमें कहीं हम रिश्तों की अहमियत को भूल न जाएं, खो न दे, ये शायद आज का सबसे बड़ा मंत्र हो। ये सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि सक्सेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो यंग स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी पेशा हो, सक्सेस और खासकर मटेरियल सक्सेस इतना महत्व रखता है आज की दुनिया में कि शायद रिश्तों की अहमियत को हम जाने अनजाने में भूल जाएं या भूल जा रहे हैं। ये ना हो, ये ना। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो हमारे ये लोग भी बैठे हैं और घर पे दर्शक भी हैं? हाँ जी, रिश्तों के जो सारा पूरा ताना बाना है उसको यूनिटरी वे में एक रूप में देख रहे हैं। अगर गौर करें आधे मिनट के लिए, कुछ समय के रिश्ते हो, थोड़ी जान पहचान हो, लंबे अरसे के रिश्ते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्ते हो, दिल के रिश्ते हो, काम धंधे के रिश्ते हो, अलग अलग रिश्तों की पहचान और उसकी गहराई और उसकी गरिमा को समझ के अगर हम निभा सकें तो वो बेहतर होगा। जी जी, क्योंकि अगर हम ये गलती करेंगे कि सब रिश्तों को एक ही ढांचे से देखें, मैं निजी रूप से यकीनन मानता हूं कि प्रोफेशनल टीम्स, हमारी हॉस्पिटल की टीम है, टीम्स में अच्छी कोऑर्डिनेशन होना, अच्छा रिश्ता होना बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर प्रोफेशनल टीम परिवार की तरह हो? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। और मैं नहीं मानता हूँ। मुझे खुशी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। परिवार अपनी जगह परिवार की तरह रहे, जो प्रोफेशनल टीम है वो अपनी जगह प्रोफेशनल टीम की रहे, ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो वो जिसको आप वाइब्रेशन कह रहे थे, उसको मनोवैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे मन में, हमारे मन मानस पथ में जो हम लेके चल रहे हैं इंप्रेशंस, वो हमारे वर्तमान और भविष्य को भी रिश्तों को तय करेगा। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद बात बनेगी हम उसको कितना निभाते हैं।
कितना निभा पाते हैं? एक आखिर में बात कहना चाहूँगा इस कड़ी में, जो बात कही गई इन साहब ने कही थी नाम की, जो आपने चंद्रा साहब जिक्र किया, 20 साल में करीब हम लोग टीम एफर्ट से शादरा का पुराना मेंटल हॉस्पिटल एक अच्छे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में कन्वर्ट कर पाए हैं। उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का बहुत सारा योगदान है। लेकिन एक छोटी सी बात जो इन्होंने कही थी वो है, कोशिश ये है कि सरकारी अस्पताल में जो पुराना मेंटल हॉस्पिटल था, न सिर्फ वार्ड में लेकिन ओपीडी में हर व्यक्ति से बात की जाती है उसके नाम से। जी जी। और न सिर्फ उसके साथ बातचीत नाम से हो, लेकिन उसके बारे में अगर 2 डॉक्टर बातचीत कर रहे हैं, हाँ, आप मेरे सीनियर हैं, अगर मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो ये नहीं कि वो बेड नंबर 10, हाँ, वो स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज, हाँ, बात हो रही है उसका नाम लेके कि मुरारी लाल सर जिनको हम ट्रीट कर रहे थे, उनको अब फायदा हो गया है, तो अब उनको घर भेज सकते हैं। इतनी सी बात में बड़ा फर्क पड़ता है। आपके क्या सवाल होंगे डॉक्टर देसाई से? क्या सजेशन देंगे कि अगर कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड आदमी है, तो वो अपने रिलेशनशिप्स को प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ में कैसे मेंटेन कर सकता है? सलाह मेरी रहेगी ऐसे व्यक्तियों के मित्रगण से और उनके परिवार के सदस्यों से। अगर मसलन आपको या मुझे अवसाद की बीमारी है, डिप्रेशन से अगर हम गुजर रहे हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करें कि दोस्तों से बातचीत करें। लेकिन हो सकता है मैं मेरे डिप्रेशन के कारण कोशिश में सफल न हो पाऊँ। दायित्व बनेगा चंद्र साहब, सामाजिक नैतिक दायित्व बनेगा, इर्द गिर्द के लोगों, उसके आसपास के लोगों का दायित्व बन जाता है कि उनकी मदद करें। बल्कि हम जरूर ये कहना चाहेंगे, आपने बड़ी अच्छी बात कही सर, डिप्रेशन आज एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बड़ा बन गया। 4 चरण है डिप्रेशन या कोई भी ऐसी मानसिक परेशानी हो रिश्तों के संदर्भ में। 4 चरण है जैसे कोई व्यक्ति मदद कर सके। अगर मुझे डिप्रेशन थोड़ा सा महसूस हो रहा है तो मैं सेल्फ हेल्प कर लूँ। पहली बात, मैं खुद की मदद कर लूँ, अगर कर सकूँ तो बहुत अच्छी बात है, स्टेप 1। अगर वो फेल हो जाए तो मुझ में हिम्मत हो, मैं मदद मांगूँ मित्रों की, परिवार के व्यक्तियों की, और वो आगे आए मदद करने के लिए। ना हो सके तीसरा चरण है काउंसलिंग का। हम अभी भी दवाइयों की, लेकिन डॉक्टर साहब सर, अक्सर मैंने जो देखा है, जिसको डिप्रेशन है वो बताता नहीं है, लड़का या लड़की, यूथ खास करके। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपना मुझे डिप्रेशन है करके किसी को दिखाना नहीं चाहता। सामाजिक सच्चाई ये है कि हम मानसिक तकलीफ को कमजोरी समझते हैं, कमजोरी समझने लग जाते। डिप्रेशन होना अनुवांशिक या बायोलॉजिकल कारण से ज्यादातर संभव है। थोड़े मानसिक या सामाजिक कारण जरूर हो सकते हैं, परिवार में कुछ हो, मेरी कोई सोच गलत हो, नेगेटिव हो, लेकिन मोटे तौर पे किसी और बीमारी की तरह, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की तरह डिप्रेशन को या स्किज़ोफ्रेनिया को, शराब की बीमारी को, व्यसन की बीमारी को बीमारी के रूप में समझा जाए तो जो आप कह रहे हैं, वो जो स्टिग्मा है, वो जो झिझक है मदद मांगने की, कहने की कि मैं परेशान हूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ रेडियो पे, टीवी पे, और यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि अगर हम में से कोई परेशान है तो हम में नैतिक हिम्मत होनी चाहिए, और हम नैतिक हिम्मत जुटाएं ये कहने की कि हम परेशान हैं। लेकिन ये नैतिक हिम्मत चंद्रा साहब आप इत्तेफाक करेंगे, मैं तभी जुटा पाऊंगा अगर सामने वालों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी। अगर सामाजिक माहौल और एटीट्यूड, सोच अच्छी बनेगी तो हम हिम्मत जुटा पाएंगे वो कहने की। इसलिए ये बड़ी बात है कि रिश्ते बनाना जरूरी है, और रिश्ते जब रहेंगे तो आदमी अकेलापन महसूस नहीं करेगा। अकेलापन महसूस नहीं करेगा तो कुछ किसी न किसी को अपना दुख दर्द बता सकेगा, या मतलब उसमें ये सब चीज़ें जो साइकेट्रिस्ट को बताने वाली बात होती है वो नहीं होगी। हमारी ज़रूरत इसलिए है, बदनसीबी की बात है, हाँ। मनोवैज्ञानिकों की और मनोचिकित्सकों की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि रिश्ते कम होते रहे, कमज़ोर हो रहे हैं। हमारी ज़रूरत जितनी कम होगी हमें खुशी होगी। पहला चरण था सेल्फ हेल्प, सेकंड फ्रेंड्स एंड फैमिली, थर्ड काउंसलिंग। मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी नहीं है, काउंसलर बातचीत करके वही हुआ। जो रिश्ते स्वाभाविक रूप से समाज में नहीं बन पा रहे हैं वो थोड़ा प्रोफेशनल रूप में काउंसलिंग में हो गए। अगर सच में गंभीर मानसिक बीमारी हो, डिप्रेशन हो, तो ज़रूर हिम्मत जुटानी चाहिए इलाज करवाने की, दवाइयों से भी, बाकी प्रकार से भी। लेकिन वो अंतिम चरण है। हमें इस समाज में ज़रूरत है मानसिक बीमारियों को पहचानने की, मानसिक बीमारियों का इलाज करके उनकी चेतना बढ़ाने की, लेकिन साथ साथ जो सामाजिक स्ट्रेंथ्स हमारी हैं रिश्तों के लेकर और साथ, उनको हम न खोएं इंशाअल्लाह। भगवान करे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। तो चलिए, जैसा डॉक्टर देसाई ने कहा
और मैं भी मानता हूँ और आप भी सब मानेंगे कि रिश्तों को कदर अगर हम करना सीखें, रिश्ते बहुत काम आते हैं दोस्तों। और उसमें कुछ खोने जैसा है नहीं, पाने ही पाने जैसा है। लेकिन अपना माइंड ओपन रखें, सामने वाले को केवल इसलिए ना रिश्ता बनाएं कि आपको उनसे कुछ लेना है या कुछ देना है। बिना लेन देन के भी रिश्ते बनते हैं और वही रिश्ते लंबे चलते हैं। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।